मैं धनंजय जी, मैं सीधे आपके पास आ रहा हूँ एक पॉलिटिकल सवाल। मोदी जी ने 5 दिन की पार्लियामेंट बुलाई, फिर उसको 4 दिन में खत्म कर दिया। कल रात में 12 बजे पहुंच गए राज्यसभा। फिर वो कुछ-कुछ अजीब सा कर रहे हैं। आज वो राहुल गांधी ने कुलियों के साथ जाके की, तो आज वो G20 के जो कर्मचारी हैं उनके साथ डिनर कर रहे हैं। धीरे-धीरे उनके पास जो भी जादू निकालते थे वो झोला खाली होता जा रहा है। मोदी जी का डेस्परेशन साफ दिखाई दे रहा है और मुझे ऐसा लगता है कि मोदी जी खुद ही कोशिश कुछ और कर रहे हैं, लेकिन नैरेटिव सेट हो रहा है 2024 का नैरेटिव। मेरे हिसाब से जातिगत जनगणना उसका पहले प्रमुख 3 कारणों में से एक मुद्दा रहेगा, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि ये रिजर्वेशन ले आए, सब कुछ ले आए। और एक बड़ी बात मैं और आपसे से भी समझ लूं, राहुल गांधी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात के लिए खेद जताया कि 2010 में हमने ओबीसी का उस रिजर्वेशन में उसका प्रावधान नहीं रखा था। मैं जरा इस पे आपसे समझना चाहता हूँ। धीरे धीरे मोदी जी के ऑप्शंस खत्म हो रहे हैं और वो खिसियाहट और बढ़ती जा रही है। और कास्ट सेंसस की बात भी, जातिगत जनगणना। देखिए, जाति जनगणना तो होगी, वो तो कोई रोक नहीं सकता। मोदी जी भी नहीं रोक सकते। इमरजेंसी लगा देंगे तो भी नहीं रोक सकते, क्योंकि देश की जो इतनी बड़ी जनता है उसको रोकने की क्षमता इस देश में किसी के पास नहीं। किसी को लगा दीजिए आप, नहीं रुकेगी जनता। सवाल है, लेकिन मेरी चिंता ये है कि मुझे मोदी जी से, अमित शाह जी से, लोकसभा अध्यक्ष से कोई शिकायत नहीं। वो एकदम अपनी भूमिका में सही जगह। मुझे सवाल है विपक्ष के जो गठबंधन के लोग हैं उनसे। इतनी बड़ी घटना हुई, अभी राजा राम भाई बोल रहे थे कि दानिश अली कह रहे हैं कि इस्तीफा दे देना चाहिए और वो संसद से इस्तीफा दे देंगे। ये तो कमाल है भाई। मतलब जिसके साथ, ये तो वही हो गया कि जिस लड़की के साथ रेप हुआ है वही लड़की जो है आत्महत्या कर ले। बाकी जो रेपिस्ट है और जो हम समाज के लोग हैं वो या तो चुप्पी सह ले या कहें कि देखो कैसा तमाचा मारा। सर, ये बेहद दुर्भाग्यजनक है और बेहद घटिया अप्रोच। आपने पूरी संसद को, हमारे गांव के चौराहे पे भी इस तरह से गाली गलौज नहीं होती। ये सबसे बड़ी पंचायत है। पंचायत में कोई बैठक होती है तो इस तरह से गाली गलौज कोई कर नहीं सकता, और अगर करता है तो थप्पड़ मार के बाहर निकाल दिया जाता है। मैं अपने गांव की बात करूं, हमारे गांव में भी पंचायत भवन है। किसी की हिम्मत नहीं है कि मुखिया के सामने या सरपंच के सामने इस तरह के गाली गलौज करे। लेकिन आपकी संसद में लोग सब, अभी प्रधानमंत्री जी ने क्या बोला था कि हमको इस भवन की गरिमा रखनी है। तो मुझे लगा था कि बदल गए हैं, क्योंकि इन्होंने बनवाया है। ये तो अंग्रेजों का बनाया हुआ है नहीं। नेहरू जी की पहला भाषण तो ये हुआ नहीं था, पहली बैठक तो हुई नहीं थी। इनका है तो ये अपने घर में तो लोग जो है दुश्मन का भी स्वागत करते हैं कि आइए भाई साहब बैठिए, चाय पीजिएगा क्या। ये तो हमारे संस्कार है। ये कौन से संस्कार वाले। और मुझे बीजेपी से वो जो पीछे जो शीतल भाई साहब बोल रहे थे कि रविशंकर प्रसाद हंस रहे थे, हर्षवर्धन सिंह हंस रहे थे, उनके हंसने पे मुझे कोई एतराज नहीं। वो ठटा के नहीं हंसे, ये मुझे उनको बहुत ठटा के हंसना चाहिए था और 2-4 गाली उनको भी देना चाहिए साथ में जोड़ कर। लेकिन मुझे उनसे ज्यादा शिकायत जो है राजनाथ सिंह को इतनी हमेशा बात करते हैं, जैसे लगता है कि ये जो असली विरासत है वाजपेयी जी की वो यही संभाल रहे हैं। लखनऊ से लड़ भी रहे हैं चुनाव, तो इनको तो तुरंत इस्तीफा देना चाहिए था और कहना चाहिए था कि मैं ऐसी लोकसभा का सांसद नहीं हो सकता हूं, ऐसे मंत्रिमंडल का मंत्री नहीं हो सकता हूं जहां इस तरह की घटना हो। और ये बीपी सिंह से ज्यादा बढ़िया मौका इनको मिलने वाला था, जो इन्होंने छोड़ दिया, चुप गए। ये बीपी सिंह तो एक ऐसी बात पे उठे थे जहां कुछ जांच हुई या कुछ हासिल नहीं आया। यहाँ तो सब सामने है और हर आदमी देख रहा है, इंटरनेट की दुनिया है। लेकिन विपक्ष का भी जो बर्ताव है, वो चाहे वो मायावती हो या इंडिया गठबंधन के लोग हों, सबने ऐसे लगता है कि डरे हुए हैं। किससे डर रहे हैं? क्या आपको लग रहा है कि अगर उनके समर्थन, दानिश अली के समर्थन में खड़े हो गए तो वो दंगा करेंगे, वो उकसा रहे हैं, ऐसा लग रहा है आपको? तो आप कब तक डरोगे? सवाल ये है कि आप कब तक चुप रहोगे। मैं अपने प्रोग्राम में आनंद भाई अक्सर बोलता हूं कि हमारी चुप्पी ने ही गुंडों के भाव बढ़ाए हैं। गुंडों को जो इतनी ताकत दी है वो हमारी चुप्पी से आया है। हमने जैसे ही गलत शब्द बोला, थप्पड़ मारना सीखा नहीं। हमने कहा कि जाने दो यार, ये तो बदमाश आदमी है, ये अनपढ़ आदमी है, ये मूर्ख आदमी है, छोड़ दो इसको। ये जो भाव है वही आज यहाँ पहुंचा है। और एक और सवाल मैं कर दूं, आज अगर अटल बिहारी वाजपेयी होते तो क्या बोलते?
ये सारे संघ और बीजेपी के लोगों को बैठ के सोचना चाहिए। और सबसे ज्यादा शर्मिंदा तो राजनाथ सिंह को होना चाहिए था। नितिन गडकरी से भी मुझे शिकायत नहीं है, लेकिन राजनाथ सिंह से है, क्योंकि वो उत्तर प्रदेश बिहार के हैं, उत्तर प्रदेश के नेता है और वो मुख्यमंत्री रह चुके हैं उत्तर प्रदेश के। उनको कम से कम उठ के आना चाहिए था कि भैया मुझे नहीं रहना है तुम्हारे मंत्रिमंडल में, मैं तमाम पदों से इस्तीफा देता हूँ। ये बहुत ग्लानि की बात है भयंकर। मतलब इससे ज्यादा ग्लानि क्या हो सकती है? क्या इसी के लिए इतनी कुर्बानी दी गई? आजादी कोई मजाक है क्या? कहीं रखा हुआ था, उठा करके ले आए थे आजादी। भगत सिंह ने इसी तरह की संसद के लिए आजादी की लड़ाई लड़ी थी। भगत सिंह ने भी तो संसद में जाकर के बम फोड़ा था। क्या किया था उन्होंने? ऐसे ऐसे घटिया लोगों के साथ जो लोग खड़े हैं, ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है। और हमारे पास इसके आगे क्या शब्द है? मैं भी शायद उसी गाली दे दूं क्या? ऐसा कर नहीं सकता, मेरे वो संस्कार नहीं। लेकिन ये इतना क्षोभ का विषय है, ये शर्मनाक है। और इस पे विपक्ष की भी चुप्पी जो है मुझे नहीं समझ में आ रही है, किस बात से डर रहे हैं। धनंजय जी, अब मतलब आपसे जरा इसको विस्तार से कई चीजें समेटने की चीजें, ये जो भी सत्र हुआ अच्छा तो किसी तरह से नहीं था, और क्यों बुलाया गया इसका जवाब आज तक नहीं मिला है। जैसे मतलब बहुत से मोदी जी के ज्यादातर एक्शंस के जवाब तो नहीं मिल पाते हैं। मोदी जी की अपनी किसी रात में उनको सपना आता है, वो सुबह उठ के उसको कर देते हैं। अब देश को उसकी जो भी कीमत चुकानी हो। अब आज से करीब 160-165 दिन के अंदर मतलब चुनाव का नॉर्मल, उसमें आम चुनाव की बात कर रहा हूँ, 2024 के चुनाव का की घोषणा हो जानी चाहिए और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग जाना चाहिए। 160-65 दिन में मोदी जी ऐसा क्या करेंगे कि उनका रिपोर्ट कार्ड भी अच्छा हो जाए और देश को वो फिर से कुछ एक नया सपना बेचने में कामयाब हो जाए? क्योंकि अभी तक जो सपने हो रहे हैं सब उल्टे पड़ते जा रहे हैं। आपको क्या उम्मीद है कि अब मोदी जी का जो जो या तो कंफ्यूज्ड हो गए, मैंने कल भी पूछा था अपने कुछ लोगों से, वो कंफ्यूज्ड हैं या वो कंफ्यूज करने की और लोगों को कंफ्यूज करने में सफल हो रहे हैं? धनंजय जी। वो कंफ्यूज नहीं है, वो जानते हैं वो क्या कर रहे हैं और जानबूझ करके ये कर रहे हैं। जो मैंने पहले वक्तव्य में कहा कि इंडिया क्यों चुप है, डरा डरा है, वो मोदी जी जानते हैं। उन्होंने पहले कम्युनिस्टों को कहा अर्बन नक्सल, जेएनयू का आप पूरा मामला देख लीजिए। जो गांधीवादी है उनको तो गांधी गद्दार है वो बोलते ही हैं। राहुल गांधी को, सोनिया गांधी को सरेआम, वो स्मृति ईरानी हो, कोई सामान्य नेता हो बीजेपी का या कोई हो, सरेआम गालियां देते हैं। सिखों के लिए उन्होंने दरवाजे बंद कर दिए। अभी दुनिया में कहीं के भी कनाडा के जो सिख अगर आना चाहें किसी भी हिस्से से तो हिंदुस्तान नहीं आ सकते, वीजा उनका कैंसिल कर दिया लेटेस्ट। और कनाडा एक ऐसा देश है जहां पंजाबी भाषा दूसरी भाषा मानी जाती है राष्ट्रीय भाषा के तौर पर। और पंजाब में गांव जो है, खेती जो है वो पंजाबियों के हवाले है, उसमें गुजराती भी शामिल है। अब पंजाब का रिश्ता जो है कनाडा से, बिहार और नेपाल से अलग रिश्ता नहीं है, उनका बेटी रोटी का संबंध। ढेर सारे पंजाब के लोग कनाडा में बसे हुए हैं, उनकी बेटी ब्याही हुई है, उनके बेटे की शादी यहाँ हुई है, ये सारी स्थितियां हैं। जैसे हमारे देश में कुछ लोग जो है हमको डराने धमकाने चुप कराने में, नूह में आपने देखा ना क्या हुआ। अगर नूह में अगर किसान उठ के खड़े नहीं होते, जाट नेता उठ के खड़े नहीं होते, तो नूह में अभी मणिपुर वाली हालत चल रही होती। वो किसान नेताओं को धन्यवाद, वो सुरेश जी और कौन कौन नेता थे उन तमाम लोगों को धन्यवाद कि हमारे देश को एक बड़ी आग से बचा दिया। मुझे राजनीतिक पार्टियों से इसीलिए शिकायत है और मैं गुस्से में हूं। राहुल गांधी अकेला क्यों बोलेगा कांग्रेस में? कांग्रेस में और नेता नहीं है, उनकी कोई भूमिका नहीं है, खाली वो मुख्यमंत्री बनेंगे, मंत्री बनेंगे। कांग्रेस का बताइए ना, राहुल गांधी के अलावा, राहुल गांधी यात्रा पे चलेगा तो लगेगा देश में काम हो रहा है, राहुल गांधी ये करेगा तो काम। अरे बाकी कांग्रेसी क्या कर रहे हो? धीरेन्द्र शास्त्री का प्रवचन करवाओगे आप? तो ये जो सबसे बड़ी चिंता का विषय है कि राहुल गांधी को गाली देने पे, सोनिया गांधी को गाली देने पे जो लोग उठ के खड़े नहीं होते, जिनको गुस्सा नहीं आता है, दानिश अली उनके लिए क्या हैसियत रखता है? और दानिश अली को जो गाली दी गई, ये गाली नहीं है, माँ बहन की गाली फिर भी कमतर होगी जो कहा गया है। आप सांप्रदायिक गाली आपने दी है, संसद में बैठ के धर्मनिरपेक्षता की कसम खाई है, संविधान की कसम खाई है और आपने सांप्रदायिक गालियां दी। ये कुछ छोटी मोटी घटना मुझे नहीं लगती, मुझे लगती है इससे ज्यादा शर्मिंदा करने वाली बात अब क्या। आप तो एक ही बच गया है कि एक दूसरे को गाली गलौज करके गोली मार दे, कुछ और कर दे, यही सब बाकी बच गया है।
फिर जो है बात, मोदी जी ये जानते हैं कि हम थाली बजवा सकते हैं इस देश के लोगों से। पढ़े लिखे लोगों ने थालियां बजाई, कितनी शर्मनाक। अमिताभ बच्चन जैसा आदमी जो है छत पे खड़ा होकर बहू के साथ थाली बजा रहा है, इससे शर्मिंदा करने वाली बात क्या हो सकती? हम हमारे हिंदी सिनेमा के नायक माने जाते हैं, इससे शर्मिंदा करने वाली बात कोई नहीं होती। मेरे गांव का सरपंच नहीं थाली बजाए, मैं उसको ज्यादा होशियार मानता हूँ। फिर जो है लॉकडाउन हुआ और सब लॉकडाउन हो गए। राहुल गांधी के खिलाफ क्या नहीं बोला इन लोगों ने। तो दानिश अली के खिलाफ जो हुआ है, ये सिखों के खिलाफ है, उनको खालिस्तानी बोलते हैं। किसानों के खिलाफ है, उनको आतंकवादी खालिस्तानी बोलते हैं। ये मुसलमानों के खिलाफ बोलते हैं कि ये आतंकवादी हैं। तो ये क्या यही एक खाली देशभक्त है जिनके देशभक्ति का कोई सर्टिफिकेट इनके पास नहीं है? कौन सा सर्टिफिकेट इनके पास देशभक्ति का है? ये लोग सड़क पे उतर करके और संसद में क्यों नहीं घेरा? जब ये बात कर रहे थे, ये जो उनका सांसद गलिया रहा था, तो क्या कर रहे थे लोग? अब क्या होगा, इसकी खाना पूर्ति करेंगे, जैसे साध्वी प्रज्ञा के साथ हुआ। प्रधानमंत्री जी को जो है नींद नहीं आएगी और बोलेंगे कि हमने ये कर दिया, ये बड़ा शर्मिंदा करने वाला है। हम जाकर के पाँव भी जाकर धोआ सकते हैं दानिश अली के। दानिश अली को बुलाएंगे, बोलेंगे देखिए मिलवा दिया, गले लगा लिया, हो गया खत्म कहानी। ये भी कर देंगे वो। लेकिन क्या ये सही है? और भाई साहब एक बार फिर मैं बोलूँ आपको, राजा राम भाई साहब, वापस आपने वो दोहराया है, स्वाभिमान की रक्षा करने की जिम्मेदारी जो है, अगर स्वाभिमान की रक्षा नहीं हुई है हमारी, तो हम संसद छोड़ दे। चलिए मान लिया, क्या देश भी छोड़ दे? देश में कहां स्वाभिमान की रक्षा हो रही? क्या हम अपना घर छोड़ दे कि हम लड़े? हमें हटना नहीं है। किसानों ने इतना बड़ा उदाहरण पेश किया, भाई साहब आप तो किसान नेता हो, आप किसानों ने इस देश में इतनी बड़ी मिसाल पेश की है कि गांधी के बाद कोई आंदोलन हुआ तो सबसे बड़ा आंदोलन है, और दिखला दिया कि आप कितने ताकतवर हो। देखो, जो पूरा देश थाली बजाने पे आमादा था, जो पूरा देश लॉकडाउन में फंसा हुआ था, जो पूरा देश जो है वो सीए एनआरसी वाले में चुप्पी साधे हुए था, उस देश के जवान, उस देश के लोगों को किसानों ने समझा दिया कि लड़ाई ऐसे लड़ी जाएगी, लड़ो। लेकिन दुखद है कि जितनी पार्टियां हैं वो तमाम चुप्पी साधे अपने अपने, वो चाहे मायावती हो, अखिलेश यादव हो, सब अपना अपना गणित बिठा रहे हैं कि मैं कहाँ धर लिया जाऊँ। तो ऐसे तो राजनीति नहीं होती है भाई, ऐसे राजनीति करोगे तो क्या जी। धनंजय भाई, मैं आपकी बात में कुछ जोड़ने की इजाजत चाहूंगा। आनंद जी, नहीं प्लीज प्लीज। जी बिल्कुल, धनंजय जी की बात से मैं मुतमईन हूँ, मैं सहमत हूँ। एक चीज जरूर कहना चाहूंगा कि संसद में जैसा माहौल बना है, अगर वास्तव में मेरा कहने का तात्पर्य है कि अगर आत्मसम्मान की रक्षा नहीं होती, हम सड़क पे दानिश अली जी के साथ हैं। किसान हमेशा जब जब इन्होंने फूट डालने की कोशिश की, सिख मुसलमान का ये करके किसानों में, तो ये सफल नहीं हुए। हम लोगों ने हमेशा अपोज किया। नूह की घटना आपने देखी ही, हम लोगों की अपील भी देखी आप लोगों ने, और हमने इनके सारे षड्यंत्र खत्म किए। संसद के भीतर से बड़ी, क्योंकि अभी बार बार आप लोगों ने लोहिया जी को कोट किया, तो सड़क की बात की आपने, और संसद आवारा हो जाती है, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि उन्होंने ये भी कहा था कि जिंदा कौमें 5 साल तक इंतजार नहीं करती, ये भी लोहिया जी ने कहा था जी, इंतजार नहीं करती। तो हम उसके लिए तैयार हैं, सारे किसान संगठन भी दानिश अली जी के साथ हैं। और ये मेरा कहना है कि पूरे देश को अगर मैसेज देना है, या ऐसी संसद को छोड़ ही दें, मैं सच कह रहा हूं, हम किसान संसद बनाएंगे, उनमें दानिश जी को सम्मान करेंगे। और इनके हाथ धोवाने से और पैर धुलाने से जो इज्जत आप ले लिए वो वापस नहीं आती। बिल्कुल मेरा मानना है, ये आई वास है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। भाई साहब ये एक लाइन बोल दूं, भाई साहब ये जो नूह की जो घटना है और किसानों ने जिस तरह से लड़ाई लड़ी और उन्होंने कहा कि ये रहा मुसलमान, छू के दिखा, वो करने की जरूरत है इस देश में।